एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में किस तरह से हम लोग अलाइनमेंट लाएं, किस तरह से हम लोग एनर्जाइज करें। प्रैक्टिस है, धीरे धीरे करने से होगी। एक दो लोगों ने सवाल पूछा है कि तंत्र जब मैंने एमई 2025 क्राउन प्लाजा होटल में करवाया था, उस समय पर मैंने सुझाया था कि महाविद्याएं कैसे यूज करनी है। तब पर्सपेक्टिव ये था कि हम किसी भी दिशा में एक महाविद्या को लगाकर अलग अलग रिजल्ट ले सकते हैं, पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था डिसीजन होना, इसलिए जो फाइनल कंटेंट शीट तंत्रा कोर्स में है वही फॉलो करनी है। उससे सरलता भी रहेगी और महाविद्याओं का सेफ यूजेस भी रहेगा और उसके रिजल्ट भी बहुत पावरफुल हैं। और हमने उसको नंबर्स के साथ और प्लैनेट्स के साथ मैप भी कर दिया है, उसी के आधार पर उनकी दिशाएं भी तय कर दी हैं। इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया, पर जो सुझाव मैंने दिए हैं तंत्र कोर्स में, आपको उन्हीं को फॉलो करना है। एक सवाल किसी ने पूछा है कि फोन को चार्ज करने पर भी कोई प्रभाव पैदा होगा। पहले तो मैं आप सभी को, मेरे महावास्तु एक्सपर्ट्स को, मैं ये बताना चाहूंगा कि बिल्डिंग में जो कुछ भी है उसका प्रभाव तो है। तो अगर एक फोन को चार्ज किया जा रहा है तो ये यूटिलिटी किस गुण, दोष, तत्व या ग्रह की है। अगर सरल भाषा में बात करें, ग्रहों के आधार पर आपको शायद ज्यादा आसानी होगी। तो फोन जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का प्लेनेट कौन सा होता है? कम्युनिकेशन का प्लेनेट होता है मरकरी। मरकरी की दिशा कौन सी होती है? तो अगर उत्तर दिशा में हम फोन को चार्ज करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट होगा, हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होगा, हमारा कम्युनिकेशन एप्ट होगा, टाइमलाइन पे होगा, सही होगा, लोगों को अच्छा लगेगा। उत्तर दिशा कौन से तत्व की दिशा है? जल तत्व की दिशा है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कम्युनिकेशन भाव प्रबल है, भावना से किया हुआ कम्युनिकेशन है, वही वर्थ कम्युनिकेशन है, करने योग्य कम्युनिकेशन है। जल तत्व का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? स्पेस की दिशा कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में भी फोन को चार्ज किया जा सकता है। जल तत्व से क्या पैदा होता है? एयर एलिमेंट। उसकी दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा भी फोन चार्ज करने के लिए आदर्श है। तो जल तत्व की विरोधी दिशा कौन सी है? साउथ दिशा, अग्नि की दिशा। तो अग्नि की दिशा में फोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। उससे हो सकता है कि फोन ओवरचार्ज हो जाए और आप या तो इतना एक्साइटमेंट में बात करें या गुस्से में बात करें या रैश होकर बात करें, उसी से सारा विवाद बढ़ता है। तो फोन को चार्ज करने के लिए कौन सी दिशाएं प्रशस्त हैं? क्या आपको सोचने का सही ढंग मिला कि हमने कोई भी निर्णय गुणों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, दिशाओं के आधार पर, दोषों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर कैसे करना है? क्या ये समझ विकसित हुई? क्या ये स्किल विकसित हुआ? इस प्रकार से सोचना है। केबी ने ये सोचने का दृष्टिकोण दिया है। हमें बिल्कुल अंधश्रद्धा में, सुपरस्टिशन में, हमें आंख मूंद के कुछ भी नहीं मानना है। हमें जो कुछ भी मानना है उसका तत्व विवेचन करके ही मानना है। इस तरह से सोचना है और इस तरह से लिए हुए निर्णय हमेशा सार्थक परिणाम देते हैं। तो आपने अपनी परिभाषाओं को और अधिक मजबूत करना है। वो परिभाषाओं से ही
ये डिसीजन मेकिंग उठकर आती है। इसके बाद आता है, किसी ने एक सवाल पूछा है, कई सारे लोगों ने जेमस्टोन्स को लेकर सवाल पूछे हैं। जेमस्टोन को आप प्लैनेट ही जानिए, नवरत्न हैं, 9 ग्रह हैं, हर रत्न के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लैनेट है। यह परंपरा सिर्फ और सिर्फ भारत में वैदिक ज्योतिष में है। आयुर्वेद के सिद्धांतों से इनकी पुष्टि हो रखी है कि कौन सा जेमस्टोन कौन से ग्रह के प्रभाव को देता है। और मेरा ये कहना है, किसी भी जेमस्टोन का निर्णय करना ज्योतिष में जन्मपत्री से बहुत कठिन है और कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे किसी को जेमस्टोन धारण करना चाहिए। कहीं कहते हैं लगन के स्वामी को धारण करना चाहिए, तो कहीं कहते हैं चंद्र राशि के स्वामी को धारण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं किस महीने में जन्म हुआ है, सूर्य की स्थिति के अनुसार मणि को धारण करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी महादशा और अंतर्दशा है उसके आधार पर नगों को, मणियों को धारण करना चाहिए। मेरा अपना जो अनुभव है पिछले लगभग 34 बरस का इस काम में, मैंने एडवाइस किया हर पद्धति के माध्यम से, अलग अलग लोगों को एडवाइस किया, अलग अलग सिचुएशंस में एडवाइस किया, तो मैंने तो ये पाया है कि ये नवरत्न 9 दवाइयों की तरह हैं। हमारी जो क्विज़ेज़ हैं वो मैंने बरसों लोगों में जो ट्रेड देखे उसके आधार पर बनाई है और मैं लगातार उनको इम्प्रूवाइज भी करता जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने उन क्विज़ेज़ के आधार पर देखना है कि किसी भी व्यक्ति का डोमिनेटिंग प्लैनेट कौन सा है, और वो डोमिनेटिंग प्लैनेट जो नंबर 1 प्लैनेट है और नंबर 2 प्लैनेट हैं, उनके स्टोन्स को पहनने से व्यक्ति के जो कॉग्निटिव अवेयरनेस के इंस्ट्रूमेंट हैं ब्रेन में, माइंड में, वो अफेक्ट होते हैं। तो आपने जो आपका पर्सनैलिटी नंबर है उसके आधार पे यदि कोई स्टोन पहना, या अपने कर्मा नंबर के आधार पर स्टोन पहना और उनको जन्मपत्री से भी वैलिडेट कर लिया, आप उन्हें कभी भी पहन सकते हैं, उनका अच्छा परिणाम मिलेगा। उदाहरण के लिए, न्याय को पाने के लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना होता है, क्योंकि जो न्यायाधीश होता है वो बृहस्पति होता है। इस समय पर मेरे ना बृहस्पति की महादशा है ना अंतर्दशा है, परंतु फिर भी बृहस्पति का स्टोन येलो सफ़ायर मैंने पहना है और मुझे इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि मैं उसे आप लोगों से कभी साझा करूंगा। पर मैं आपको सच कहूंगा कि ये पहनने के 3 घंटे के अंदर ही मेरे को जो जो अनुभव हुए वो मेरे लिए मिरेकलस हैं। इनका क्या महत्व होता है, मैंने जब एडवांस्ड कोर्स के समय पे इस बार जेमस्टोन्स के पैचेस लोगों के लगाए, मैंने बहुत छोटे छोटे 1-1 mm के दाने जो हैं उनकी नाड़ी देखकर, उनका ऑरा स्कैन करके, उनके चक्रों की स्थिति देखकर मैंने कुछ मर्म स्थानों पर ये जेमस्टोन लगाए और जितने लोग एडवांस्ड कोर्स में थे उन सभी ने परफॉर्म किया, इंट्यूटिवली परफॉर्म किया। तो ये काम करते हैं ये जेमस्टोन। जितने भी क्लाइंट्स को मैंने जेमस्टोन पहनाए हैं उनकी एक विशेष प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाती है, उनकी इंटेलेक्ट रिफाइन हो जाती है, उनके कॉग्निटिव बिहेवियर के इंस्ट्रूमेंट्स इतने शार्प हो जाते हैं कि उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वो माइक्रो एक्सप्रेशंस को, माइक्रो एक्शंस को, माइक्रो चेंजेस को, बहुत सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लग जाते हैं और उनसे वो इंटरप्रेट करते हैं फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर और फ्यूचरिस्टिक पैटर्न्स, और इसमें उनकी इतनी एक्यूरेसी आ जाती है कि उनको खुद हैरानी होती है कि इससे पहले जो एनालिसिस वो नहीं कर पाते थे अब वो स्पॉन्टेनियस होने लगे हैं।
इन कैपेबिलिटीज को सिद्धियां कहा गया है पतंजलि योग सूत्रों में। तो जो ये स्टोन्स हैं ये डायरेक्टली हमारी उन फैकल्टीज को ओपन कर देते हैं जो एक विशेष प्रकार के इफेक्ट्स को पैदा करते हैं। वो विशेष प्रकार के इफेक्ट्स व्यक्ति की अपनी सोच और एक्शन से होते हैं, पर वो सोच आ जाए और वो एक्शन हो जाए, वो इन जेम स्टोन से फास्टेस्ट हो जाते हैं। और उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि आप प्लैनेट्स के क्विज़ेस को करिए, आप न्यूमरों के आधार पर तय करिए, आप पामिस्ट्री के आधार पर तय करिए। जब मल्टीपल लेंसेज से वो फिल्टर होके आ जाए तो उस मणि को धारण करिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मणियाँ हैं, ये जो स्टोन्स हैं, जो जेम स्टोन्स हैं, ये जितने ट्रांसपेरेंट होंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। बिल्कुल भी जो रेत से भरे हुए स्टोन हैं वो बिल्कुल भी ना खरीदिए। जितने ये क्लाउडी होंगे उतने विचारों में अस्पष्टता आएगी, उतने और क्लाउडीनेस बढ़ेगी। तो इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। और जो ये कटिंग के बाद बचा हुआ चूरा होता है, हम लोग उस चूरे को बाय करते हैं और फिर उनको प्लैनेट्स की दिशाओं में लगाते हैं। तो जो आपने सवाल पूछे हैं कि जेम स्टोन का क्या महत्व है, इससे क्या होता है, हम इसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया। कुछ महावास्तु एक्सपर्ट्स ने पूछा है कि जेम स्टोन को कैसे डिसाइड करते हैं लगाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जेम स्टोन को उसके हिट्स के आधार पर लगाता हूँ कि कौन से प्लैनेट का पॉजिटिव हिट कौन से बॉक्स पर है या कौन से प्लैनेट पर है। इसी के आधार पर मैं बॉक्स में जो राशि है उसके कस्प पर उस राशि की दिशा में ये जेमस्टोन लगा देता हूँ। उस राशि की दिशा में लगाने से हमें पूरा परिणाम मिलता है। 2 प्रकार से जेमस्टोन लगाने की विधि खुशदीप बंसल ने दी है। वास्तुशास्त्र में जेमस्टोन लगाने की विधि खुशदीप बंसल से पहले किसी ने भी नहीं दी। मूल रूप से मंदिरों में कौन से जेमस्टोन लगाकर कौन सा प्रभाव पैदा करना है, ऐसा हमें गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर मुझे कहीं पर भी कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिला है। तो जो मुझे जानकारी मिली मैं उसको इस प्रकार से उपयोग करता हूँ। खुशदीप बंसल की जन्मपत्री में शुक्र पर बृहस्पति की 120 डिग्री की दृष्टि है, तो शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट दिशा है। तो साउथ ईस्ट दिशा में अगर मैं बृहस्पति लगा दूंगा तब भी शुक्र को बृहस्पति का प्रभाव मिलेगा। तो ये एक विधि हुई जेमस्टोन लगाने की। इसके अलावा यदि, क्योंकि दूसरे केस में शनि के ऊपर 150 डिग्री की दृष्टि है, तो शनि की दिशा में यानी पश्चिम दिशा में भी पुखराज लगाने से केबी को पैसा मिलेगा। ये जेमस्टोन रेमेडी है। यदि दूसरे बॉक्स पर बृहस्पति की दृष्टि 150 डिग्री की होती या 120 डिग्री की होती और उस पर जो राशि है वो है टॉरस राशि, तो टॉरस राशि की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। उस केस में हम बृहस्पति को यानी पुखराज को नॉर्थ वेस्ट में लगा देते, तब पैसा आता। मुझे बहुत सरल सरल ही पता है, तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन करता हूँ। अभी किसी ने पूछा है कि अगर 8th पर 120 डिग्री का हिट है तो क्या होगा। अमूमन एक काल्पनिक बात मैं कहूँगा, चौथे बॉक्स में बैठा प्लैनेट ही 8th बॉक्स पर 120 डिग्री का हिट देता है और चौथा बॉक्स माँ का होता है। अक्सर मैंने देखा है कि जिसके कोई मामा मौसी नहीं होते हैं, उसके नाना के गुजरने के बाद अचानक नाना के घर की संपत्ति उसको मिल जाती है। ये 8th बॉक्स अचानक मिलने वाले धन का भी प्रतीक है, यानी दूसरे का धन। तो वो दूसरे का धन माँ की ओर से, माँ के पिता का धन,
क्योंकि अगर उसे पलट देंगे तो 10th बॉक्स माँ के पिता का बॉक्स बन जाता है, नहीं तो माँ के घर की ओर से आने वाला धन 8th पर 120 डिग्री की दृष्टि का प्रतीक है। इस प्रकार से हम विचार करेंगे। जो फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, जैसे लगाने को कहा है, बिना संशय के उसको लगाने से आपको लक्ष्य प्राप्ति की सिद्धि होगी ही, क्योंकि मैंने इन्हीं सूत्रों के आधार पर 34 बरस रोटी खाई है। मैंने और किसी भी प्रकार के धन से रोटी नहीं खाई, मैंने मेरी वास्तु की फीस लेकर ही रोटी खाई है। तो जिस फीस ने इस शरीर का पोषण किया है, अब यहां से जो भी फसल निकलेगी, जो बात निकलेगी, वो सटीक ही निकलेगी, क्योंकि ये किताबी बात नहीं है, ये अनुभव जनित बात है। आप मेरे अनुभव का फायदा उठाएंगे। मेरा महावास्तु परिवार सरलता से इन सूत्रों को उपयोग करेगा। यदि ज्योतिष है, यदि ग्रहों का प्रभाव है, तो उनके फिक्स्ड ट्रेट हैं, मैथमेटिक्स है। और अगर हम उन प्रभावों के आधार पर क्विज़िज से ग्रहों का प्रभाव जांच लेंगे, उसके आधार पर भी उपाय करने से 100% परिणाम आता है। मैं विश्व में ज्योतिष के जो पद्धति के सिस्टम हैं, उनका खूब अध्ययन किया है। परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव श्री चुल्लेट शास्त्री जी ने मुझे वैदिक ज्योतिष का अभ्यास करवाया था और 1000 जन्म पत्रियां मेरे हाथ से बनवाई थी। उस समय अभी सॉफ्टवेयर से बननी शुरू नहीं हुई थी। मैंने वो सबसे पहले किया। आदरणीय श्री कृष्णामूर्ति जी मेरे गुरु जी के परम मित्र थे। फिर उन्होंने मुझे दक्षिण भारत का नक्षत्र ज्योतिष कह के कृष्णामूर्ति पद्धति पढ़ाई, जिसका मैंने बहुत बरस अभ्यास किया, परंतु उसमें आप रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब मेरा जाना यूरोप में हुआ, मैं लंदन में रहा, तब मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया। उसमें मैंने कुछ सार रूपी सूत्र जो हैं, ये एस्पेक्ट्स के जो सूत्र हैं, ये मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लिए। कृष्णामूर्ति जी प्लेस्टियस सिस्टम यूज़ करते थे और वहाँ पर भी मैंने देखा कि जितने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। मैंने वो सिस्टम धारण किया, परंतु फलादेश का सिस्टम जो परम श्रद्धेय गुरुदेव चुलेट शास्त्री जी ने बताया था, मैंने वही रखा, वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। क्योंकि गुरुदेव का 80 बरस का जो अनुभव था ज्योतिष का, वो उन्होंने मुझे आशीर्वादित किया। तो आज आपके पास ज्योतिष का 116 बरस का अनुभव है, 80 बरस का गुरुदेव का, 36 बरस का मेरा। तो संशय रहित होकर आप इसको करिए। ये बिल्कुल 120 डिग्री का हिट है आपके बृहस्पति का, आपके लगन के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर। निश्चिंत रहिए, स्टीक है। इसके अलावा मैंने बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी, मेसोपोटामियन एस्ट्रोलॉजी, हेलेनिस्टिक ग्रीक की एस्ट्रोलॉजी, 3 इन विधाओं का भी मैंने अभ्यास किया। लाल किताब का अभ्यास किया, क्योंकि लाल किताब के लेखक मेरे दादाजी के दोस्त थे। तो ये 7 सिस्टम के अलावा चाइनीज ज्योतिष का भी मैंने अध्ययन किया। ये 8 ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद मुझे ये समझ में आया, जो वैदिक ज्योतिष के उपायों की परिपाटी है, जो वेदों से आ रही है, जो अथर्व वेद में भी है, जिसके आधार पर हमारे मुहूर्त की भी व्यवस्था है, वो सबसे अधिक प्रामाणिक है। मैं बिना किसी टेक्निकल जागरण के कि कैसे अष्टमेश बैठकर चौथे भाव में जब अपने त्रिकोणीय दृष्टि से देख रहा है, तो अरे क्या है, सीधा सीधी बात है भैया, 8वें भाव पे चौथे भाव से बैठ के 120 डिग्री की दृष्टि दे रहा है, तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पर मिलेगा जरूर, है ना। सादा रखो बात को। बहुत कुछ देखा है जीवन में और उसको पिरो दिया है सरल शब्दों में। यही काम मैंने किया है। ये सनातन विद्या साझा करना उद्देश्य है। बहुत कुछ है साझा करने के लिए और बहुत तड़प भी है कि आप लोगों से साझा करना है। यही हमारी 6 स्टेजेस हैं डायग्नोस्टिक की, यही हमारी 6 स्टेजेस हैं एग्जीक्यूशन की, और इन दोनों का उद्देश्य केवल एक है,
व्यक्ति के जीवन में वो 6 रिजल्ट लाना जिनको रेंडर किया है खुशदीप बंसल ने, वो है बिखरे चित्त को एकाग्र करना, भाव में स्थिरता लाना, अंतरकला से स्पष्टता में बदलना, स्थिति को अनिर्णय से सटीक निर्णय करने की क्षमता देना, नकारात्मक सोच से सकारात्मकता को मैनिफेस्ट करना, और अंततः लक्ष्य प्राप्ति की सिद्धि देना। याद रखिए, महावास्तु एक्सपर्ट का कार्य केवल डायरेक्शन बताना नहीं है, केवल कलर्स बताना नहीं है, केवल रेमेडी देना नहीं है, पत्तियां पट्टियां लगवाना नहीं है। व्यक्ति के विजन को समझना है, प्रकृति को समझना है, उसकी समस्त संभावनाओं को समझना है, फिर डायग्नोस करना है, रूट कॉज पहचानना है, स्पेस को अलाइन करना है, एनर्जाइज करना है, और एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर देना है जिसमें व्यक्ति के गोल्स और ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने लगे। आज से जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो केवल यह मत सोचिए कि क्या रेमेडी देनी है, चमत्कार दिखाना है, ना ना, सहज हो जाइए। अपने आप से एक ही बात बार बार पूछिए, क्या मैं व्यक्ति के विजन को रियलिटी में बदलने का मीडियम बन सकता हूं? अगर हाँ, तो आप समझ लो कि आप साधारण वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो, आप एक महावास्तु एक्सपर्ट बन चुके हो। और यही इस पूरे एमई कोर्स का लक्ष्य भी है। धन सुख सेहत तथास्तु, हर घर होगा महावास्तु।